Hello everyone. How are you all guys doing today? Welcome back to my channel. I am Pawan Gupta. And let me remind you, we have already completed chapter number 2, utility analysis. First 5 lecture was completely based on chapter 2, utility analysis. In chapter 3a, demand analysis, we have completed law of demand. We have completed variation and changes in demand, right? Along with the diagram and law of demand, along with its assumption and exception, right? So today we are going to wind up chapter 3a. There are only two aspects which is pending. Actually, three aspects are pending, but one we will do it later on. So there are majorly two aspects which is pending. First is determinant of demand, and next thing is types of demand, right? So friends, we will start with determinant of demand. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी से यू व्हाट इज डिमांड. हम लोगों ने पूरा डिमांड कर लिया यार. डिमांड का मतलब पता चला क्या? कोई बोलता है शॉप में जाके सामान खरीदने को डिमांड बोलते हैं, तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. शॉप में जाके सामान खरीदने को ही डिमांड बोलते हैं. शॉप में जाके सामान खरीदने को ही डिमांड बोलते हैं. लेकिन लिखेगा कैसा? पेपर पे ऐसा लिखेगा क्या, शॉप में जाके सामान खरीदा तो डिमांड है? नहीं भाई, ऐसा तो लिख नहीं सकता. डिमांड का कुछ प्रॉपर एक वैलिड स्टेटमेंट, वैलिड सेंटेंस बनना चाहिए इन इकोनॉमिकल टर्म्स, राइट? इकोनॉमिक्स के टर्म्स में. तो डिमांड का मतलब मैं बता दूं. डिमांड इज इक्वल टू डिजायर. क्या बोल रहा हूं? डिजायर. डिमांड इज इक्वल टू डिजायर. डिजायर का मतलब सपना, ख्वाब, ड्रीम नहीं. ड्रीम और डिजायर में एक स्लाइट डिफरेंस है यार. बोलते हैं ना, डिजायर मतलब एक इच्छा है करने की. ड्रीम का मतलब सपना होता है. डिजायर का मतलब एक इच्छा होती है करने की. मतलब बोलते हैं ना, मुझे ये हासिल करना है, डिजायर है. या एक स्लाइट डिफरेंस है ड्रीम और डिजायर में, राइट? स्लाइट डिफरेंस है. यहाँ पे ड्रीम वर्ड नहीं है, यहाँ पे डिजायर वर्ड है. डिजायर, डिजायर प्लस. अच्छा, मेरा सपना है यार, मैं अमेरिका खरीद लूं. मेरा सपना है कि मैं अमेरिका, एलए वैले खरीद लेते हैं अपन यार. क्या बोलते हो? मैं एलए खरीद लेता हूँ, मम्मी को ये तो दूसरा पार्टी न्यूयॉर्क वगैरह सब दे देते, टेंशन ही नहीं, राइट? ये है डिजायर, ये है डिजायर. अब मेरे को एक बात बताओ, ये मेरा डिजायर है, लेकिन क्या एबिलिटी है क्या पे करने की? एबिलिटी है क्या? कोई बोलेगा एबिलिटी मतलब अबे औकात है क्या पे करने की? औकात तो होनी चाहिए ना पे करने की. अगर औकात नहीं है तो वो डिमांड नहीं है, तो नहीं कर सकता डिमांड. डिमांड करना मतलब दुकान में जाके खरीदना ही है. सही बोल रहे हो. लेकिन उसके लिए मैं जाऊंगा कब? मेरा डिजायर होना चाहिए जाने का. मेरा एबिलिटी टू पे होनी चाहिए, औकात होनी चाहिए. और औकात होने से कुछ नहीं होगा. औकात है लेकिन मेरे को पैसे नहीं देना, तो क्या? तो विलिंगनेस भी होना चाहिए. तो ये तीन चीज मिलके डिमांड बनता है. तीन चीज मिलके, डिजायर, एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे. डिजायर, एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे. ये तीन चीज मिलके डिमांड बनता है. आई होप आई एम वेरी क्लियर. ये तीन चीज मिलके डिमांड बनता है. क्या? वापस बोलो क्या? डिजायर, एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे. सर एग्जाम में कैसा लिखना है? एग्जाम में ऐसे ही लिखना है. डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू बाय. डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू बाय. औकात है क्या नहीं पैसा भरने की? इच्छा है कि नहीं सामान खरीदने की? तीनों चीज मिलके डिमांड बनते हैं. इसको सेंटेंस फॉर्म में भी लिख देना. ये इक्वेशन फॉर्म हो गया. सेंटेंस फॉर्म में कैसे लिखोगे? डिमांड is equal to desire which is backed by BACKED, which is backed by ability to pay and willingness to buy. I hope I am very clear. I hope I am very clear. ये मैं खाली डिमांड का मतलब बताया तुम्हें. अभी तक हमने डिमांड किया, डिमांड का मतलब ही नहीं पता किसी को. मतलब पता है लेकिन लिखना कैसे है ये नहीं पता, राइट? तो जब भी डिमांड का क्वेश्चन आएगा तुम लोग स्टार्ट इससे जरूर कर सकते हो. किससे? डिमांड इज द डिजायर which is backed by ability to pay and willingness to buy. In other words, demand is equal to desire plus ability to pay plus willingness to buy, right? ये सब मिलके क्या बना? ये सब मिलके डिमांड बन गया. आई होप आई एम क्लियर. आई होप आई एम क्लियर. ये तुम्हारा डिमांड तो बन गया. डिमांड तो हो गया. अब डिमांड हो गया तो अब आगे क्या? डिमांड का डेफिनेशन हो गया. लेकिन आज हम लोग को एक्चुअली डिमांड का डेफिनेशन तो कॉम्प्लीमेंट्री सीख लिया. ये तो कॉम्प्लीमेंट्री सीख लिया. आज का इंटेंशन नहीं था. और डिमांड का डेफिनेशन एज सच एग्जाम में नहीं आएगा. डिफाइन करो डिमांड को, ऐसा नहीं आएगा. एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में हम लोग डिमांड का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछेंगे. फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछेंगे. उसमें से फुल फ्लेज क्वेश्चन में तुम्हें अगर डिमांड का मतलब तुमको लगता है 5 नंबर का है, लेकिन तुम्हारे पास इतने पॉइंट्स ही नहीं है 5 नंबर लिखने के, तो तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो डिमांड के डेफिनेशन से वो आंसर को. स्पेसिफिकली डिमांड का डिफाइन करने को कहीं भी पेपर में नहीं आएगा, राइट? क्या सीखा? डिमांड, डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू बाय. इन अदर वर्ड्स, डिमांड is desire which is backed by ability to pay and willingness to buy. ये डिमांड का डेफिनेशन, ये डिमांड का मीनिंग था,
राइट? कोई बोल रहा है सर हमने ऑलरेडी सीखा था डिमांड का मतलब हायर द प्राइस लोअर द सीखा था ना। अरे भाई वो लॉ ऑफ डिमांड का डेफिनेशन था। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? वो डिमांड नहीं था, लॉ ऑफ डिमांड था। ये डिमांड का मतलब मैंने तुमको बताया, राइट? अभी हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं? आगे हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ने वाले हैं, टाइप्स पढ़ने वाले हैं, दोनों चीज पढ़ने वाले हैं। इसके बाद मार्किंग रिवीजन करेंगे और ये लेक्चर को वाइंड अप करने के साथ साथ चैप्टर 3 भी वाइंड अप कर देंगे। एक चीज बची रहेगी, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, वो मैं बाद में कराऊंगा। आई होप आई एम क्लियर एंड आई होप आपको समझ गया। ये इंट्रोडक्शन था खाली, मुझे सिर्फ ये पता था डिमांड का मतलब क्या होता है और हम लोग ये लेक्चर में क्या क्या करने वाले हैं और हमने अब तक क्या क्या कर लिया है। आई होप तुम लोग मेरे साथ हो, तुम लोग को सब कुछ क्लियर है। अभी जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो है सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, उसके बाद टाइप्स ऑफ डिमांड। तो अपना आज का पहला टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड? ये समझ गया ना, कुछ है ही नहीं। मतलब लोग इस पे इतना स्ट्रेस कर रहे, याद करके जा रहे हैं। अरे भाई वो सारी चीजें जो जो डिमांड को अफेक्ट कर रही है, जो जो डिमांड को चेंज कर रही है, तू दुकान पे जाएगा खरीदने तो कौन सी फैक्टर है, कौन से फैक्टर है जो तेरे खरीदने पे अफेक्ट करेंगे। मतलब तेरे को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ये डिसीजन लेने में तेरे को मदद करेंगे या तेरी हेल्प करेंगे या उस पर इफेक्ट डालेंगे, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। मतलब सर क्या बोलना चाह रहे हो? क्लियरली बोल दो, छोटे मतलब एक सेंटेंस में इसका मतलब ये है, कोई भी चीजें जो डिमांड को अफेक्ट करती है उसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। बस बात खत्म। कोई बोलेगा सर एक पेज का आंसर है इसका, तो एक पेज का आंसर बनाते हैं ना अपन भी, बहुत आसान है। ये तो समझ लो कोई भी चीजें जो डिमांड को अफेक्ट करती है उसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। लेकिन लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स है ना, लिखने पड़ेंगे फैक्टर्स। तुम लोग को इतना समझ के डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड क्या होता है? वो सारे फैक्टर जो तुम्हारे डिमांड को अफेक्ट करते हैं, वो सारे फैक्टर जो ये चीज को अफेक्ट करते हैं कि तुम सामान खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, तुम दुकान में सामान खरीदने जाओगे या नहीं जाओगे, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। बताओ इसका आंसर क्या है? बोलूं एजम्पशन ऑफ डिमांड पढ़ा था? एजम्पशन ऑफ डिमांड, एजम्पशन ऑफ डिमांड इज द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। एजम्पशन ऑफ डिमांड इज द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। कान में ईयरफोन लगाया तो ठीक से ईयरफोन कान में रखो, इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं। एजम्पशन ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। जो हमने एजम्पशन पढ़ा था वही डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है। कोई बोलेगा ऐसे कैसे? कोइंसिडेंस? कोइंसिडेंस नहीं है, कोइंसिडेंस नहीं है। हम लोगों ने एजम्पशन में क्या किया था? वो सारी चीजें जो डिमांड को चेंज करती है ना, वो सारी चीजों को हमने कांस्टेंट रखा था। क्यों ऐसे? कि इसीलिए इसीलिए क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड बोलता है डिमांड खाली प्राइस से चेंज होना चाहिए। डिमांड खाली प्राइस से चेंज होना चाहिए। तो अदर देन प्राइस, जो भी चीज से डिमांड चेंज होता है वो सारे चीज को हमने कांस्टेंट कर दिया था लॉ ऑफ डिमांड के एजम्पशन में। और वो सारे चीज से डिमांड चेंज होता है ना, इसका मतलब वही तो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड हुए। अभी भी किसी की बत्ती नहीं जली, उनको एक और बार में बता दो, एक लाइन में बता दो, एजम्पशन ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। जो एजम्पशन ऑफ डिमांड है वही तुम्हारी डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है। वहां पे कांस्टेंट कांस्टेंट वर्ड यूज करते थे ना, वो कांस्टेंट यूज नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ पे खाली बताना है कौन सी चीजें डिमांड को अफेक्ट करती है। वहां पे हम लोग बोलते थे ये सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए एजम्पशन में। तो सेम यहाँ पे सेम नहीं करना है, यहाँ पे खाली वो चीज बतानी है, कौन सी चीज सेम होनी चाहिए ना, वो चीज बतानी है बस। सर एग्जाम्पल दो। प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अरे वो सब एजम्पशन में थे, वो चेंज होगी तो डिमांड चेंज होगी। इसलिए हमने एजम्पशन में उसको कांस्टेंट रख दिया था लॉ ऑफ डिमांड में, क्योंकि हमको चाहिए था खाली प्राइस से चेंज हो, इसलिए वो सबको कांस्टेंट रख दिया था। याद नहीं है तो फिर से जाओ लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर और फिर से देखो ये लेक्चर लॉ ऑफ डिमांड का। वो सारी चीजों को कांस्टेंट, तो वो सब जो भी एजम्पशन है वो सब डिटर्मिनेंट बन गए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें एजम्पशन में प्राइस को कांस्टेंट नहीं रखा था। क्यों? अरे भाई प्राइस से ही तो डिमांड चेंज हो रहा है, प्राइस चेंज हो रहा है तो डिमांड चेंज हो रहा है, यही तो वो लॉ ने बोला था। प्राइस चेंज हो रहा है तो डिमांड चेंज हो रहा है, यही तो वो लॉ ने बोला था। तो मैं वही तो बोल रहा हूं, अगर प्राइस को कांस्टेंट रख देंगे तो चेंज किससे होगा फिर? डिमांड। तो इसलिए प्राइस को कांस्टेंट नहीं रखा था। लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनेंट में प्राइस भी तो एक फैक्टर है, प्राइस भी तो एक फैक्टर है जिससे डिमांड चेंज होता है, तो प्राइस भी आएगा क्या? हाँ प्राइस भी आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में प्राइस आएगा, बाकी पूरे एजम्पशन वाले पॉइंट, इनकम, साइज ऑफ पॉपुलेशन, हैबिचुअल गुड्स, जो भी था, प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टेस्ट, हैबिट, साइज, फैशन, राइट, ये सब जो भी पॉइंट है सारे पॉइंट्स आएंगे, सारे पॉइंट्स। और दो पॉइंट्स है, एडवर्टीजमेंट, वो वहां पे नहीं था, नया पॉइंट बता रहा हूँ, एडवर्टीजमेंट इज द न्यू पॉइंट। एडवर्टीजमेंट अच्छा होगा तो डिमांड पे फर्क पड़ेगा, तो एडवर्टीजमेंट भी डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है। और एक है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, अगर मेरे काम का प्रोडक्ट है, अगर वो प्रोडक्ट का नेचर मेरे को लगता है कि यूजफुल है, तो डेफिनेटली वो भी डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है। आई होप आई एम क्लियर।
तो ये था डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। तो कोई बोलेगा सर एक बार और एक छोटा सा क्विक एक्सप्लेनेशन डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड के ऊपर। डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड का मतलब होता है वो सारे फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं उसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड बोलते हैं। कौन से ऐसे जो तुम्हारे डिमांड को प्राइस से फर्क पड़ता है, सब्स्टिट्यूट गुड से फर्क पड़ता है, वो सस्ता रहेगा तो हम ये नहीं खरीदेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स महंगा रहेगा तो हम नहीं खरीदेंगे ये वाला प्रोडक्ट, राइट। और क्या क्या होता है, और साइज ऑफ द पॉपुलेशन होता है, इनकम होता है, ये सारे पॉइंट्स है ना, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट होते हैं, एडवर्टीजमेंट होता है, टैक्सेशन पॉलिसीज होता है, वो सब डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है, वो सब डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, राइट। तो तुम लोग एक और बार सुन लेना इसको, तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड क्या क्या होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड तो अपना हो गया, आप लोग को समझ भी गया। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिमांड, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक, आई मीन दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, राइट। टाइप्स ऑफ डिमांड, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ डिमांड। याद है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ा था, 6 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी थे, यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिमांड है 5 टाइप्स ऑफ डिमांड है। ये दोनों ही टाइप्स एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टाइप्स में से एक टाइप आ सकता है या बीच में से कुछ भी उठा के पूछ सकता है। टाइप्स ऑफ डिमांड और टाइप्स ऑफ यूटिलिटी का बात कर रहा हूँ, राइट। टाइप्स ऑफ डिमांड में अब कभी पढ़ते हो ना, ऐसे पढ़ने का टोटल कितने टाइप्स वाले क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स में, कितने टाइप्स वाले क्वेश्चन हो। टाइप्स वाले क्वेश्चन में से ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी नहीं आएगा, वो टाइप्स वाले क्वेश्चन में से कुछ तो आएगा, इतने सारे टाइप्स है तो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ डिमांड आगे आएगा, सपोज टाइप्स ऑफ सप्लाई या कुछ भी टाइप्स आएगा, तो सारे टाइप्स को एक जगह अपन एक्यूमुलेट कर लेंगे एंड में कि ये टाइप्स हम लोगों ने यही चैप्टर में यहाँ पढ़ा हुआ है। अब वो टाइप्स में से एग्जाम में क्या क्या आने के ज्यादा चांसेस है वो भी बताऊंगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे तो मेरे को लगता है याद ज्यादा रहेगा, सिलेबस पूरा दिमाग में रहेगा। हाँ यार टाइप्स है, जितने टाइप्स है, ये ब्रीफ आंसर है, इतने लॉ है, इतने यहाँ पे एजम्पशंस है, यहाँ पे डायग्राम है, उस तरीके से हम लोग एंड में एक्यूमुलेट करेंगे, राइट। अभी हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड में। टाइप्स ऑफ डिमांड में 5 टाइप ऑफ डिमांड है, डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, और लास्ट वाला डिमांड कौन सा है, कंपोजिट डिमांड। 5 टाइप ऑफ डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट। पहले डायरेक्ट डिमांड पे आते हैं। डायरेक्ट डिमांड क्या होता है भाई, अगर कोई भी सामान मैंने जाके डायरेक्टली जाके डिमांड किया, डायरेक्टली मेरे को कुछ खरीदना है, मैंने जाके बोला मेरे को ये दे दो, हो गया डायरेक्ट डिमांड। एग्जांपल कुछ भी, कपड़े, गाड़ी, बुक, कुछ भी मैंने डायरेक्टली जाके मैंने डिमांड किया, जो मेरे खुद के वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है, डायरेक्टली मेरे वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसी चीज अगर मैंने डिमांड कर दी उसको बोलेंगे डायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड क्या होता है, इनडायरेक्ट डिमांड का एक और नाम है, इनडायरेक्ट डिमांड का एक और नाम है, उसको बोलते हैं डिराइव डिमांड। क्या बोलते हैं, डिराइव डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड इज आल्सो नोन एज डिराइव डिमांड। रिपीट करो, इनडायरेक्ट डिमांड इज आल्सो नोन एज डिराइव डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड इज आल्सो नोन एज डिराइव डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड इज आल्सो नोन एज डिराइव डिमांड। नाउ what is derived demand, what is indirect demand? See, if I am demanding a product, खाली मैं वो डिमांड नहीं कर रहा हूँ, वो बनाने के लिए जो लेबर लगे ना उनका लेबर भी मैं डिमांड कर रहा हूँ, वो बनाने के लिए जो जमीन लगी ना वो जमीन भी डिमांड कर रहा हूँ, वो लगा बनाने के लिए जो कैपिटल लगा ना, मशीन लगी ना, वो सब चीज का मैं डिमांड कर रहा हूँ एक साथ। वो एक चीज बनने के लिए जो चीजें लगती है मैं वो सारी चीजों का डिमांड कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। इफ आई एम डिमांडिंग अ पेन, तो खाली पेन डिमांड किया मैंने, पेन इज अ डायरेक्ट डिमांड, पेन मिला, पेन इज अ डायरेक्ट डिमांड, इट विल सेटिस्फाई माय वांट डायरेक्टली। But what about all those factor of production which are producing such pen? क्या उनके बिना पेन बन पाएगा क्या, नहीं, मतलब मैंने इनडायरेक्टली वो सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए भी डिमांड किया, लैंड, लेबर, कैपिटल, इसके लिए भी डिमांड किया, और इस टाइप की डिमांड को बोलते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। आई होप आई एम वेरी क्लियर। तो 2 टाइप ऑफ डिमांड हमने किए। पहले हमने किया डायरेक्ट डिमांड, जो मैं डायरेक्टली जाके डिमांड कर रहा हूँ, मेरा वांट सेटिस्फाई कर रहा है डायरेक्टली। दूसरा मैंने किया इनडायरेक्ट डिमांड, जो इनडायरेक्टली मेरे वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, जो इनडायरेक्टली मेरे वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। आई होप I am very clear till now. So far, so good, right? Direct demand, indirect demand. Indirect demand में क्या आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि सारी चीज बनाने के लिए जमीन तो चाहिए, लेबर तो चाहिए, मशीन तो चाहिए, तो किसी को तो बोलता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल। एंटरप्रेन्योर भी होता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर का बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लैंड, लेबर, कैपिटल का, एंड दिस आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट। तो इनडायरेक्ट डिमांड विल ओनली बी फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यस, इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑलवेज फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और भी चीजें होती है बट उसमें साइड में रख रहा हूँ मैं, for your syllabus and for your portion and for writing this answer। एक चीज दिमाग में बैठा लो, इनडायरेक्ट डिमांड इज द डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो हम कोई भी चीज डिमांड करते हैं तो उसको लेबर आर लगता है, लेबर लगता है, कैपिटल लगता है, लैंड लगता है, उसका भी तूने इनडायरेक्टली डिमांड किया और वो सब इनडायरेक्ट डिमांड में आता है, राइट। तीसरा कौन सा डिमांड है, जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड व्हेन 2 or more गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली। ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मैं एक गुड्स नहीं मंगा सकता, एक गुड्स से मेरे वांट ही सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो मैं एक से ज्यादा गुड्स मंगा रहा हूँ। क्या बोला, एक से ज्यादा गुड्स मैं मंगा रहा हूँ। जब मैं एक से ज्यादा गुड्स एक साथ डिमांड कर रहा हूँ टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट,
टू सैटिस्फाई अ सिंगल वांट उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड या तो जॉइंट डिमांड, दो नाम है। कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री आता है ना, वो एक समान कॉम्प्लीमेंट्री देना ही पड़ेगा मेरे को, कॉम्प्लीमेंट्री है वो, डिमांड तभी सेटिस्फाई होगा मेरा, इसके नाम है कॉम्प्लीमेंट्री या तो जॉइंट। कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड का मतलब मैंने कोई ऐसे कमोडिटी, मैंने एक ऐसी कमोडिटी का डिमांड किया, मतलब दो और मोर कमोडिटी का एक साथ डिमांड करना पड़ा, क्या बोल रहा हूँ, दो और मोर कमोडिटी का डिमांड एक साथ करना पड़ा, उसको बोलते हैं जॉइंट डिमांड या जॉइंट डिमांड या कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। एग्जांपल दो, कार एंड फ्यूल। नहीं नहीं, मेरे को खाली कार दे दो बस, नहीं पेट्रोल मत डालो, अभी घर पे लेके कैसे जाएगा गाड़ी को राइट, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। इसके बाद अगर हम लोग जब आगे चलते हैं तो चौथा वाला डिमांड कौन सा है भाई, चौथा वाला डिमांड कंपोजिट डिमांड। कौन सा, कंपोजिट डिमांड, मतलब मैंने ऐसे कमोडिटी का डिमांड किया जो मेरे एक से ज्यादा जरूरतें पूरी कर रहा है, एक से ज्यादा जरूरत पूरी कर रहा है। एग्जाम्पल दो, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, यूटिलिटी में भी पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इसको बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। क्या, कंपोजिट, एक से ज्यादा जरूरत पूरी कर रहा है, अगर मैं ऐसे कमोडिटी को डिमांड करूंगा तो उसको बोलेंगे कंपोजिट डिमांड। और लास्ट वाला डिमांड है कॉम्पिटिटिव डिमांड, जब मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, ऐसे कोई चीज का डिमांड कर रहा हूँ जिसका सब्स्टिट्यूट गुड्स भी है, तो उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव है ना, वो दोनों गुड्स कॉम्पिटिटिव है, मैंने उसमें से किसी एक को डिमांड किया, उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। सर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आएगा टी और कॉफी, टी और कॉफी यार सब्स्टिट्यूट, मैंने टी को डिमांड किया, तो इस टाइप के डिमांड को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड, जहां पे बहुत कॉम्पिटिशन था, मैंने उसमें से एक चीज को डिमांड किया, उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। सो आई होप आई एम वेरी क्लियर, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, कंपोजिट डिमांड और कॉम्पिटिटिव डिमांड। डायरेक्ट डिमांड डायरेक्टली डिमांड कर रहा है, इनडायरेक्ट डिमांड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ मशीन लेबर, वो सब भी डिमांड करेगा ना, तो जब तू एक चीज डिमांड कर रहा है तो उसको बनने के लिए जो भी चीज लगती है वो सब तूने डिमांड कर ली इनडायरेक्टली, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। तीसरा आता है कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जब तू एक से ज्यादा चीजें एक साथ डिमांड करता है तो सेटिस्फाई सिंगल वांट, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है ना दूसरा कुछ, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। उसका एक और नाम है जॉइंट डिमांड। चौथा क्या पड़ा, चौथा पड़ा कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड क्या होता है, कंपोजिट डिमांड का मतलब याद करो यार, अभी तो बताया था कंपोजिट डिमांड क्या होता है, ऐसी कमोडिटी का मैंने डिमांड किया जो एक से ज्यादा जरूरतें पूरी कर रहा है, एक से ज्यादा जरूरत पूरी कर रहा है। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी और वाटर। और लास्ट वाला है कॉम्पिटिटिव डिमांड, मतलब एक, मतलब जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, उसमें से मैंने कोई एक कमोडिटी का डिमांड किया, उसको बोलेंगे कॉम्पिटिटिव डिमांड, राइट। आई होप आई एम वेरी क्लियर विथ व्हाट, विथ टाइप्स ऑफ डिमांड। देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ डिमांड। एक और बार लेक्चर सुन लो, आई गारंटी यू कि तुम्हारे दिमाग में चीजें बैठ जाएगी। टाइप्स ऑफ डिमांड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने के, अगर लॉ नहीं आया तो टाइप आएगा, एक चैप्टर में से दोनों चीजें नहीं आती, तो अगर लॉ नहीं आया, लॉ ऑफ डिमांड का चांस बहुत ज्यादा है आने का, अगर लॉ ऑफ डिमांड नहीं आया तो ये टाइप ऑफ डिमांड जरूर आएगा, राइट। तो हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड पहले रिवाइज करेंगे एंड देन टाइप्स ऑफ डिमांड रिवाइज करेंगे, राइट। मतलब मार्किंग के साथ साथ रिवीजन करेंगे। नाउ आई विल से डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में क्या क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में क्या क्या आता है, बोला था प्राइस आता है, देन सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस आता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस आता है, एडवर्टीजमेंट आता है, नेचर आता है, ये सब आता है ना डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में। तो यही पढ़ना है, यहाँ पे देख लो, मार्किंग कर रहा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड मतलब वो सारी चीजें जो डिमांड को फर्क अफेक्ट कर रही है उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। सबसे ज्यादा इफेक्ट तो प्राइस ही करता है भाई, लॉ ऑफ डिमांड में तो प्राइस से तो इफेक्ट हो रहा था, बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट थी, बाकी सब तो एजम्पशन में थी, तो प्राइस और बाकी सारे एजम्पशन ये मिला के बन गया तुम्हारा डिटर्मिनेंट। तो पहला पॉइंट देखो, प्राइस। प्राइस में मार्किंग अगर करना चाहो तो क्या बोलेंगे, प्राइस अगर कम होता है तो डिमांड बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, तो प्राइस से तो डिमांड हमेशा फर्क गिरता ही है। तो यहाँ पे देखो, when price of a product is less and and they purchase a product in small quantity when price of a product is high। एक मिनट रुको, ये रहा, कंज्यूमर प्रिफर टू परचेज अ प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी व्हेन प्राइस इज लेस। प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, तो प्राइस से तो डिमांड को फर्क पड़ ही रहा है, तो प्राइस इज द फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। हालांकि ऊपर नीचे लिख सकते हो, लेकिन प्राइस पहले आना ही चाहिए, वैसे भी सबसे ज्यादा डिमांड को फर्क ही प्राइस से पड़ता है भाई। सबसे पहले तो यही सोचता है कि महंगा तो नहीं है ज्यादा, राइट, डिमांड करने के पहला। दूसरा क्या होगा, सब पता है तुम लोग को, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, सप्लीमेंट्री गुड्स, सप्लीमेंट्री गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, सब्स्टिट्यूट गुड्स, राइट। दूसरा देखो, इनकम। इनकम भी तो डिसाइड करता है ना डिमांड करना है कि नहीं करना है। तो इनकम में क्या पड़ता है, इनकम डिसाइड करता है परचेजिंग पावर, और परचेजिंग पावर डिसाइड करता है डिमांड, राइट। राइज इन इनकम, इंक्रीज इन डिमांड। तो वही बोल रहा है, राइज इन डिमांड, राइज इन इनकम तो राइज इन डिमांड, राइट। फॉल इन इनकम तो फॉल इन डिमांड, राइट। तो फॉल इन इनकम, फॉल इन डिमांड। अबे इनकम ही कम है तो डिमांड क्या क्या खरीदेगा सामान, तो कम होगा ना डिमांड मार्केट में। इनकम ही नहीं है, परचेसिंग पावर ही नहीं है, परचेसिंग पावर मतलब तेरी एबिलिटी नहीं है पैसा भरने की, तो डिमांड कहां से करेगा तू, राइट। तो इनकम से डिमांड का फर्क डायरेक्ट रिलेशन है भाई, फर्क पड़ता ही पड़ता है।
बाद में डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगा, रिलेशन है दोनों का। सब्स्टिट्यूट गुड्स का एजम्पशन तुम लोग लॉ ऑफ डिमांड ये देखोगे तो तुम लोग को पता चल जाएगा। जब भी कॉफी का दाम बढ़ता है तो टी का डिमांड बढ़ जाता है। कॉफी का दाम बढ़ गया ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स का दाम बढ़ गया, ये एजम्पशन में ऑलरेडी पड़ा हुआ है यार, वही है। इफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स इज अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस, सब्स्टिट्यूट लोअर प्राइस में मिल रहा है, सब्स्टिट्यूट सोचो, सब्स्टिट्यूट गुड्स कम भाव में बिक रहा है तो मेरा डिमांड अपने आप कम हो जाएगा। देन पीपल विल डिमांड चीपर सब्स्टिट्यूट गुड्स देन कॉस्टली गुड्स, राइट। सीधी सी बात है। ये सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी बोला था, कार और फ्यूल, कार और फ्यूल है तो चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी वुड अफेक्ट द डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी। अगर फ्यूल का भाव ऊपर नीचे होगा उसके हिसाब से कार का डिमांड भी ऊपर नीचे होता है भाई। ये ना हो जाए गाड़ी खरीद लो और गराज में, और गराज में पड़ी रहे या घर में पड़ी रहे, फ्यूल के लिए पैसे ही नहीं है तो फ्यूल के हिसाब से भी गाड़ी का लोग खरीदते हैं। कोई सोचता है ना एसी लगाने के पहले सोचते हैं यार लाइट बिल बढ़ेगा तो एसी नहीं लगाते, वैसे ही ये केस में भी वैसे ही है। इसके बाद नेचर ऑफ अ प्रोडक्ट, इफ अ कमोडिटी, कोई ऐसी कमोडिटी बहुत ज्यादा नेसेसिटी है और मैं अवॉइड ही नहीं कर सकता, चाहिए ही चाहिए मेरे को, तो उसका डिमांड हमेशा ऊपर होगा। लेकिन कोई ऐसी, कभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तुम लोग को पता है हम लोग वो सारी चीजें खरीदना अवॉइड कर रहे हैं। ये टाइम पे कोई लैपटॉप नहीं खरीद रहा है, मतलब लैपटॉप जिसको खरीदना है, जिसको लग्जरी चीजें खरीदना है, अभी कोई 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 मोबाइल के पीछे भागता है, कोई महंगा मोबाइल, तो लॉकडाउन में क्या अवॉइड करते हैं ना ये सारी चीजें खरीदना। ये सारी चीजें खरीदना लॉकडाउन में अवॉइड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अवॉइडेबल है। अवॉइडेबल है तो नेचर ऑफ अ प्रोडक्ट डिपेंड करता है डिमांड, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है डिमांड करना है या नहीं करना है, राइट। तो इफ द कमोडिटी इज नेसेसिटी एंड इट इज अनअवॉइडेबल देन इट्स डिमांड विल कंटिन्यू टू बी द सेम। अगर डिमांड, अब मेडिसिन हो गया यार, मेडिसिन है, मेडिसिन तो जरूरी है ना। अभी किसी को कोरोना हो गया तो ये सोचेगा अभी चल पैसा नहीं है, घर पे ही रहते, अरे इलाज तो कराएगा। तो मेडिसिन तो क्या है, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट देखो, मेडिसिन इतना जरूरी है कि उसका डिमांड सेम ही रहेगा, चाहे किसी को भी कितना भी महंगा ही हो तो लोग दवा खरीदेंगे, राइट। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ सर, आप इससे बताना क्या चाह रहे हो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ नेचर ऑफ अ प्रोडक्ट से भी डिपेंड करता है डिमांड होगा कि नहीं होगा। अगर प्रोडक्ट अनअवॉइडेबल है, अवॉइड ही नहीं कर सकते, चाहिए ही चाहिए, तो उसका डिमांड हमेशा हाई ही होगा, राइट। देखा साइज ऑफ द पॉपुलेशन, साइज अगर ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगा, साइज पॉपुलेशन का कम है, सॉरी साइज अगर पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा है, कोई तुम लोग एक कंडीशन इमेजिन करो ना, ये सब मैं असम्पशन में पढ़ा चुका हूँ, जितना ज्यादा पॉपुलेशन का साइज है उतना ज्यादा डिमांड होगा, जितना कम पॉपुलेशन का साइज है उतना कम डिमांड होगा, क्योंकि स्कैर्सिटी नहीं होती ना। पॉपुलेशन का साइज कम रहेगा तो स्कैर्सिटी नहीं होगी, लोग बोलेंगे बाद में खरीद लेंगे ना, कहाँ जाएगा, यहीं तो रहेगा, ये दुकान में मिल जाएगा, राइट। तो देखो, लार्जर द साइज greater will be the demand, larger the size of the population greater will be the demand, and smaller the size smaller will be the demand, larger the size greater will be the demand, smaller the size smaller will be the demand। फ्यूचर प्राइस का एक्सपेक्टेशन, assumption जाके तुम लोग एक बार देख लो यार, ये तुम लोग का सारा डिटरमिनेंट समझ जाएगा, एक बार assumption की क्लास जरूर देख लेना। एक्सपेक्टेशन मतलब अगर मैं आज मैं एज्यूम कर रहा हूँ आगे जाके भाव कम ज्यादा होने वाला है तो उस हिसाब से मैं आज डिमांड करूंगा, तो डिमांड तो फर्क पड़ गया ना डिमांड पे। तो हम लोग यही तो पढ़ रहे हैं कौन सी चीजों से डिमांड पे फर्क पड़ता है, तो वही बोल रहे हैं। देखो, अगर कंज्यूमर ने एक्सपेक्ट किया आगे जाके भाव गिरेगा, आगे जाके भाव गिरने वाला है, तो अभी डिमांड ही नहीं करेगा, अभी वो डिमांड ही नहीं करेगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेना जरूर, जो बता रहा हूँ वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर उसको लग रहा है आगे जाके भाव बढ़ने वाला है तो वो अभी डिमांड कर लेगा। तो देखो, इफ यू एक्सपेक्ट द प्राइस टू राइज ही विल बाय मोर, उसको लग रहा है आगे जाके बढ़ेगा तो आगे तो नहीं खरीदना मिलेगा तो अभी खरीद लेगा। तो फ्यूचर प्राइस के हिसाब से भी आज का डिमांड फर्क पड़ता है। अगला पॉइंट है एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट में तो डिमांड फर्क पड़ता है ना। वीवो आईपीएल, अरे आईपीएल, आईपीएल की वजह से वीवो का नाम हो गया, कोई आईपीएल 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 को आईपीएल बुलाता ही नहीं है, वीवो आईपीएल बुलाते हैं। पहला डीएलएफ था, फिर पेप्सी था, अभी वीवो हो गया। अरे पेप्सी आईपीएल भी था ना, अभी वीवो आईपीएल भी तो हो गया है। तो वही मैं बता रहा हूँ, एडवर्टीजमेंट जितनी इफेक्ट, जितनी अच्छी, जितनी बड़ी एडवर्टीजमेंट होगी, जितनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट होगी, जितनी इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट होगी उतना ही ज्यादा डिमांड होगा, जितनी इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट होगी उतना ही ज्यादा डिमांड होगा। तो ये बोल रहा है एडवर्टीजमेंट चेंज करती है प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। क्या करती है एडवर्टीजमेंट से, क्या होता है, एडवर्टीजमेंट हो गया, सेल्स प्रमोशन स्कीम हो गया, वही एडवर्टीजमेंट के अलग अलग नाम है और क्या, राइट। तो इससे क्या होता है, इससे कंज्यूमर का प्रेफरेंस बदलता है, कंज्यूमर का प्रेफरेंस बदलता है मतलब क्या, मतलब इससे कंज्यूमर अगर ये खरीदना रहेगा तो एडवर्टीजमेंट इतनी ज्यादा इस पे करेंगे, कंज्यूमर ऑटोमेटिक यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज हो जाएगी और डिमांड चेंज हो जाएगा। और लास्ट है टेस्ट, हैबिट एंड फैशन। अरे भाई टेस्ट, हैबिट और फैशन, फैशन में जो प्रोडक्ट चल रहा है उसकी डिमांड हमेशा से होती है, राइट। तो टेस्ट वगैरह से इन्फ्लुएंस होता है डिमांड, इन्फ्लुएंस होता है डिमांड को, डिमांड इन्फ्लुएंस होता है, कमोडिटी का डिमांड इन्फ्लुएंस होता है। If the commodity goes out of fashion, then suddenly the demand tend to fall। और अगर commodity कोई fashion में है तो उसका demand high हो जाता है। Similarly, when a new fashion hits the market, the consumer demand that type of commodity। I hope I am very clear। और last
अच्छा टैक्स बढ़ गया, अगर लास्ट पॉइंट लेवल ऑफ टैक्सेशन है। लेवल ऑफ टैक्सेशन क्या होता है भाई? टैक्स के हिसाब से भी मैंने बताया था, बहुत सारे लोग टैक्स के अकॉर्डिंग चीजें खरीदते हैं। टैक्स बेनिफिट कहाँ पे हो रहा है, टैक्स पॉलिसीज क्या क्या है, तो वो सारी चीजें वो सब देख के लोग चीजें खरीदते हैं। तो देखो हायर रेट ऑफ टैक्स वुड इंक्रीज द प्राइस, जितना ज्यादा टैक्स उतना ज्यादा प्राइस, जितना ज्यादा प्राइस उतना कम डिमांड, राइट। सो इससे क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगा, भाव बढ़ जाएगा, टैक्स बढ़ गया, टैक्स से गुड्स का भाव बढ़ गया, गुड्स का भाव बढ़ने से उसका डिमांड कम हो गया। और अदर फैक्टर क्लाइमेट के हिसाब से डिमांड होता है, टेक्नोलॉजी के चेंजिंग के हिसाब से डिमांड होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, ये सारे फैक्टर्स है। अदर फैक्टर में ये सारे फैक्टर्स के कारण भी डिमांड चेंज होता है, right? I hope I am very clear with this, and I hope I am very clear with डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड और कुछ नहीं होता, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड का मतलब यही होता है कि भाई कौन से फैक्टर के वजह से डिमांड चेंज हो रहा है, राइट। इसके बाद जो हम लोग अगला आंसर जो हम लोग ने पढ़ा है वो है टाइप ऑफ डिमांड। टाइप ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा? टाइप ऑफ डिमांड में पढ़ा था डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, कॉम्पिटिटिव डिमांड, कॉम्पोजिट डिमांड और जॉइंट डिमांड। यही तो पढ़ा था टाइप ऑफ डिमांड में, तो देख लेते एक बार। टाइप्स ऑफ डिमांड में पता है 5 टाइप्स ऑफ डिमांड होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जॉइंट, कंपोजिट, कॉम्पिटिटिव। डायरेक्ट डिमांड का मतलब मैं डायरेक्टली जाके जो डिमांड कर रहा हूँ, जो डायरेक्टली मेरा वांट सेटिस्फाई कर रहा है। कपड़ा चाहिए, कपड़ा डिमांड किया, डायरेक्ट डिमांड। कोई भी सामान चाहिए, सीधा वो जाके डिमांड किया, डायरेक्ट डिमांड। वो डायरेक्टली मेरा वांट सेटिस्फाई कर रहा है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। तो देखो वही तो यहाँ पे भी लिखा होगा, क्या लिखा है, क्या लिखा है? इट इज अ डिमांड बाय द कंज्यूमर फॉर द गुड्स विच सेटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली, राइट। इट और एग्जांपल में देखोगे तो कुछ भी एग्जांपल ले लो, क्लोथ, शुगर वगैरह जो लेना है वो ले लो, डायरेक्टली मेरा वांट सेटिस्फाई हो रहा है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्टली कंज्यूम करता हूं मैं और मेरा डायरेक्टली वांट सेटिस्फाई होता है। चाहिए तो ये भी लिख सकते हो, डायरेक्ट कंजम्पशन नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। डायरेक्ट नीड सेटिस्फाई हो रहा है, डायरेक्ट वांट सेटिस्फाई हो रहा है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। सेकंड क्या है? सेकंड है इनडायरेक्ट डिमांड। मैंने बोला था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनडायरेक्ट डिमांड होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह वो सब इनडायरेक्ट डिमांड होता है, राइट। देखो इनडायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड को एक और नाम दिया है, मैंने बताया था, क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड इज आल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड, मतलब डिमांड फॉर द गुड्स व्हिच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। और ये इनडायरेक्ट डिमांड जो है ना, इनडायरेक्ट डिमांड, ये डिमांड यूजुअली प्रोड्यूसर्स गुड्स के लिए होता है। कौन से गुड्स के लिए होता है? प्रोड्यूसर। ये पॉइंट शायद मैंने नहीं बोला था। प्रोड्यूसर गुड्स के लिए जो डिमांड होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। देखो मैं बता दूं, ये इनडायरेक्ट डिमांड एग्जाम में नहीं आएगा। टाइप्स ऑफ डिमांड कंप्लीट क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस कम है, हालांकि आ सकता है, लेकिन ये इनडायरेक्ट डिमांड का चांस मेरे को लगता है जॉइंट डिमांड या कॉम्पोजिट डिमांड या कॉम्पिटिटिव डिमांड का आएगा। लेकिन दिमाग में फिट कर लो, डायरेक्ट डिमांड कंज्यूमर गुड्स, डायरेक्ट डिमांड आया तो कंज्यूमर गुड्स का जो डिमांड होता है वो डायरेक्ट डिमांड होता है। इनडायरेक्ट डिमांड आया तो प्रोड्यूसर्स गुड्स के लिए जो डिमांड होता है वो इनडायरेक्ट डिमांड होता है, राइट। इसका एक्चुअली दो मतलब है, ये जो इनडायरेक्ट डिमांड है ना, ये सिलेबस में आगे भी आएगा, वहां पे इनडायरेक्ट डिमांड का मतलब कुछ और दिया हुआ है, यहाँ पे इनडायरेक्ट डिमांड का मतलब कुछ और दिया हुआ है। कंफ्यूज नहीं होना, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब टाइप्स ऑफ डिमांड आएगा तो इनडायरेक्ट डिमांड में लिखना इनडायरेक्ट डिमांड इज आल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड। उसमें लिखना वो डिमांड जब मैं गुड्स का डिमांड करूंगा फर्दर प्रोडक्शन के लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए, मतलब मैंने कोई चीज डिमांड कर दी, कोई चीज डिमांड कर दी फर्दर प्रोडक्शन के लिए, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट डिमांड, राइट। हम लोग इसी के साथ साथ मेरे को लगता है वो आगे वाला इनडायरेक्ट डिमांड भी हम लोग को पढ़ लेना चाहिए, अभी देखते हैं। इट रिफर्स टू द डिमांड विच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, और ये प्रोड्यूसर्स गुड्स के लिए होता है, इट इज द डिमांड फॉर प्रोड्यूसर्स गुड्स। इतना याद रखना। ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इनडायरेक्ट, कोई जान नहीं बोल रहा जमीन दे दे, लैंड, कैपिटल, लेबर नहीं, कोई सामान, वो सामान को बनाने के लिए वो सब भी लगेगा, राइट। तो जो सामान को बनाने के लिए वो तीन चीज लगती है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, तो उसका डिमांड होता है इनडायरेक्ट डिमांड। डिमांड फॉर वर्कर्स इन अ शुगर फैक्ट्री इज डिराइव्ड और इनडायरेक्ट डिमांड, राइट। अगर हम लोग तीसरी चीज देखें तो जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड क्या बोला था? जब मैं दो से ज्यादा गुड्स एक साथ डिमांड करता हूँ, एक वांट सेटिस्फाई करने के लिए दो से ज्यादा गुड्स चाहिए, तो उसको बोलते हैं जॉइंट डिमांड। उसका एक और नाम था क्या? कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। तो व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली टू सेटिस्फाई सिंगल वांट, इट इज नॉट जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री। एग्जांपल कार और फ्यूल, राइट। चौथा क्या बोला? चौथा बोला कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड मतलब ऐसे कमोडिटी का डिमांड मैंने किया जो मेरे एक से ज्यादा यूजेस पूरा कर रहे हैं, एक से ज्यादा यूजेस, एक से ज्यादा वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट। एग्जांपल में क्या आएगा? वाटर आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगा, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। और लास्ट वाला जो डिमांड हमने पढ़ा वो कौन सा था? कॉम्पिटिटिव डिमांड, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मैं डिमांड करता हूं तो उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड, राइट। यहाँ पे अगर देखोगे तो वही लिखा रहेगा कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड क्या होता है? डिमांड ऐसे प्रोडक्ट का डिमांड जो एक से ज्यादा यूज सेटिस्फाई कर रहा है, एक से ज्यादा नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, द डिमांड विच कैन पुट टू सेवरल यूजेस, उसको बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी। और लास्ट में आता है कॉम्पिटिटिव डिमांड, मतलब जो
जो चीज कंपटीशन में है और उस कंपटीशन में से मैंने एक चीज को डिमांड किया, टी और कॉफी दोनों कंपटीशन में, मैंने टी को डिमांड किया, तो इसको बोलेंगे कॉम्पिटिटिव डिमांड। कंपटीशन में थे गुड्स, वो कंपटीशन गुड में से एक चीज का डिमांड करना, तो इट इज द डिमांड फॉर दोज गुड्स व्हिच आर सब्स्टिट्यूट। एग्जांपल टी और कॉफी, ये था तुम्हारा कॉम्पिटिटिव डिमांड। और इसी के साथ साथ हमारा टाइप्स ऑफ डिमांड खत्म हो गया है, राइट। आई होप सबको सब कुछ समझा। एक और बार बोल दो भाई, हमने आज दो चीजें पढ़ी, तीन चीजें एक्चुअली। सबसे पहले पढ़ा डिमांड का मतलब क्या होता है, डिमांड का मीनिंग और डिमांड का डेफिनेशन, वो भी बता दूं क्या है, वो भी मार्किंग करा दूंगा, लेकिन मेरे को लगता है वो मैं मार्किंग कराऊंगा जब इसका एक और पार्ट बाकी है, वो कराऊंगा ना, तब वो मार्किंग करा दूंगा मैं। टाइप्स ऑफ मतलब मीनिंग ऑफ डिमांड, सिंपल सी बात है, डिजायर, एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू बाय, ये होता है डिमांड का मतलब, खत्म। इसके बाद हमने आज क्या पढ़ा, डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड, इनकम, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, प्राइस ऑफ गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और अपने गुड्स का भी प्राइस, ये सबसे तो डिमांड फर्क करता है। इनकम हो गया, साइज हो गया, राइट। अदर फैक्टर्स में क्लाइमेटिक चेंज हो गया, ज्योग्राफिकल फैक्टर हो गया, ये सबसे डिमांड फर्क पड़ता है। टाइप्स ऑफ डिमांड में 5 होते हैं, डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, कॉम्पिटिटिव डिमांड। ये 5 टाइप ऑफ डिमांड। डायरेक्ट डिमांड डायरेक्टली कंज्यूमर गुड्स के लिए होता है, जो तेरे को चाहिए तूने अगर वो जाके डिमांड किया तो डायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड प्रोड्यूसर गुड्स के लिए होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल के लिए इनडायरेक्ट डिमांड होता है। जो कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड या जॉइंट डिमांड का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा गुड्स को एक साथ जॉइंटली मैं डिमांड कर रहा हूँ एक वांट पूरा करने के लिए, कार एंड फ्यूल। उसके बाद कंपोजिट डिमांड, कंपोजिट डिमांड क्या होता है, ऐसा कमोडिटी का डिमांड कर रहा हूँ जो एक से ज्यादा यूज फुलफिल कर रहा है, मेरा एक से ज्यादा नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, उसको बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। और कॉम्पिटिटिव डिमांड का मतलब मैं ऐसे गुड का डिमांड कर रहा हूँ जो कॉम्पिटिशन में है, एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, राइट। सो आई होप आई एम वेरी क्लियर एंड आई होप आप लोग को सब कुछ समझा हो, राइट। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है हमारा, इसी के साथ चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझाओ, ठीक से समझाओ। इसी के साथ हमने चैप्टर 3A डिमांड एनालिसिस कंप्लीट कर दिया। चैप्टर नंबर 2 के 5 लेक्चर्स यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है। चैप्टर नंबर 3A के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 3B नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगा चैप्टर 3B, उसको बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। एंड अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन नीचे दिख रहा है वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। स्क्रीन पे आपको 2 वीडियोस दिख जाएंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एंड लॉ ऑफ डिमांड का। ये दोनों लॉ जो स्क्रीन पे 2 वीडियो दिख रहे हैं, ये दोनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर का कोई एक लॉ दोनों में से आएगा, राइट। और जो आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ डिमांड और डिटरमिनेंट, ये दोनों में से 4 मार्क्स का आने का स्कोप है, राइट। तो अब तक जितना भी हमने किया इसमें से 18 मार्क्स तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 15 टू 18 मार्क्स, 15 मार्क्स तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। एक लॉ 8 मार्क का आएगा और बाकी कुछ में 4-5 नंबर का आ जाएगा। इस तरीके से 13-15 नंबर, 18 नंबर तक भी आ सकता है, राइट। अपन एवरेज लेके चले तो 15 मार्क्स का पढ़ाई हमने अब तक किया। पूरा का पूरा लेक्चर्स इकोनॉमिक्स का फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा। एंड जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम लोग अभी 3B कंप्लीट होने दो। 3B कंप्लीट होने के बाद तीनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हम लोग एक साथ सॉल्व करेंगे, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव्स and distinguish between as well as give reasons and brief answer in details as well, right। आप लोग खुद से आंसर कर दोगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, पहले खुद से आंसर लिख के रखो कहीं पेज पे, एंड देन जब मैं पढ़ाऊंगा, जब हम एक साथ डिस्कशन करेंगे, तो यू जस्ट नीड टू कंपेयर माय आंसर एंड योर आंसर, राइट। एंड कहाँ रॉन्ग तो नहीं होगा आपका, आई एम नॉट सेइंग रॉन्ग होगा, बट हो सकता है लैंग्वेज में कुछ डिफर करे, तो उसको इंप्रूव करने का ट्राई करो। तो जो एक आध मार्क्स है वो एक आध मार्क्स भी नहीं कटेंगे, राइट। और अगर इस लेक्चर को आपने शेयर नहीं किया तो मैं शेयर इट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सो दैट ऑल दिस फ्री लेक्चर्स शुड बी अवेलेबल फॉर ऑल दो स्टूडेंट हु रिक्वायर्ड इट, राइट। तो इस लेक्चर सब तक पहुंचना चाहिए, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट करो। मेरे नंबर भी अवेलेबल है, वो नंबर पे आप कॉल करके आपकी क्वेरीज पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन चैप्टर नंबर 3B, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। ओके फाइन, बाय बाय, टेक केयर।